हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नीट सैम्पल पेपर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 है 11 to 20 को सॉल्व करेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है क्वेश्चन? द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज हाउ मच। मतलब यहाँ पर दो ऑर्गन पाइप है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, इसको ऐसे बना लेते हैं, और एक ओपन ऑर्गन पाइप है। जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर और जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसका लेंथ है L प्राइम। हमें नहीं पता है, उसे पता करना है। इसमें जो कंडीशन दिया है वो ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है F0 वो इक्वल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड वन का, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का जो है इक्वल है सेकंड ओवरटोन। सेकंड ओवरटोन मतलब F3, या इसको F0 नहीं लिखेंगे, F1 लिखेंगे। F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसके बाद दो को F2 फर्स्ट ओवरटोन, F3 सेकंड ओवरटोन, F4 थर्ड ओवरटोन, ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होता है इस केस में वो कितना होता है और इस केस में कितना होता है? इस केस में होता है कोई n v/2l। n जो है सो 1 2 3 सब कुछ है, कुछ भी पॉसिबल है, और l को हम l प्राइम लिखते हैं। v वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और इस केस में होता है 2n - 1 v/4l। यहां पर कौन कौन से पॉसिबल है? केवल ऑड इंटीजर्स जो है वो पॉसिबल होते हैं, लाइक v/4l, 3v/4l, 5v/4l, ऐसे करके। इवन वाले नहीं रहते हैं। तो इवन हार्मोनिक्स यहाँ एब्सेंट है, यहाँ सारे हार्मोनिक पॉसिबल हैं, इसको हार्मोनिक्स कहते हैं। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये फर्स्ट ओवरटोन है, नहीं ये सेकंड ओवरटोन है, ये फोर्थ ओवरटोन है, ऐसे। तो यहाँ पर जो है सो हम इसी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको ओपन, इसको क्लोज कह देते हैं। ओपन का सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड वाला, इधर फंडामेंटल मतलब फर्स्ट वाला। अब इसका वैल्यू यहां से रख देते हैं, ये है v/4l और इधर है थर्ड वाला, सो 3v/2l प्राइम, और यहां से हमें l प्राइम का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। l प्राइम कितना हो गया? l प्राइम हो गया 3v/, ये भी तो चला गया वैसे ही, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 3/2 टाइम्स 4l 6l, और l कितना है? l दिया है 20 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर। तो जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से 120 सेंटीमीटर होगा। कंडीशन ये है कि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इसका सेकेंड ओवरटोन सेम है। यहाँ पर हम देख लिए कि फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है इसका वो है v/4l। एक्चुअली सारे फ्रीक्वेंसी इस तरह से होते हैं, और यहाँ पर सारे फ्रीक्वेंसी इस तरह से होते हैं। यहाँ पर केवल ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, v/4l, 3v/4l, 5v/4l, और v/4l चलता है। यहाँ पर v/2l चलता है, और सारे पॉसिबल है, सारे हार्मोनिक पॉसिबल है। इसी में सब्स्टिट्यूट किया तो हमें l का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर बहुत क्विकली हम ये बता देते हैं कि ये कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे आता है।
ये है, एक जगह ओपन है, दोनों जगह नहीं, ठीक है। जहां ओपन नहीं है वहां पर एम्पलीट्यूड का नोड बनेगा। नोड मतलब कि यहां पर वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट जस्ट 0 है। और यहां पर एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड बनेगा क्योंकि वहां काफ़ी स्पेस है, कुछ भी रोकने वाला नहीं है। यहाँ वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ पर सबसे कम होगा वाइब्रेशन। यहाँ 0 वाइब्रेशन है। ये एम्पलीट्यूड का बात कर रहे हैं, प्रेशर का नहीं। प्रेशर इसका जस्ट उल्टा होता है। ये हो गया नोड। दोनों जगह के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ आप देख लीजिए। यहाँ पर जो वेव बनते हैं ये स्टेशनरी वेव कहलाते हैं। ये प्रोग्रेसिव वेव हुआ, इसको स्टेशनरी बनाया हमने ऐसे। ये नोड्स हैं, ये एंटी नोड्स हैं। दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो है λ/2। ये कंप्लीट वेव यहाँ खत्म होता है। और एक एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है λ/4। तो एंटी नोड और नोड के जो बीच का डिस्टेंस है वो λ/4। नेक्स्ट टाइम ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टाइम इसको वैसे कर सकते हैं, एक नोड की जगह पर दो नोड बनाते हैं। एक तो यहां बनना ही बनना है, एक तो इधर कहीं दे देते हैं, कुछ इस तरह से। और यहां पर एंटी नोड है कुछ इस तरह से। स्केल ठीक नहीं है, देखिए डिस्टेंस हमने λ/2 हो गया, ये λ/4 है, वो लगता नहीं है, लेकिन मेरे साथ बेयर कीजिए इसको। ये λ/4 और दो एंटी नोड के बीच में, दो नोड के बीच में λ/2। थर्ड टाइम देख लेते हैं। दो नोड हुए, आपके तीन नोड देते हैं। एक यहां हुआ, यहां हुआ, दो, तीन, तीन नोड। ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये हो गया λ/4, ये हुआ λ/2, ये भी λ/2। यहीं से हमारे लिए कंक्लूजन निकालना हो जाएगा। ये लेंथ L है, मान लेते हैं L है, तो λ/4 हुआ। यहां पर नेक्स्ट केस में λ/4 प्लस λ/2 कितना हुआ? ये λ/4 प्लस λ/2 को हम लिख सकते हैं 2λ/4, 2λ/4। तो इस तरह से 3λ/4। और इस केस में ये 1λ/4 है, ये 2 λ/4 है, ये 2 λ/4 है, 2 2 4 1 5, 5 λ/4। तो इस तरह से लेंथ में मिलता है। लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर देख ले रहे हैं, 2n-1 λ/4। n इक्वल टू 1 पर ये आया, n इक्वल टू 2 पर डबल से एक कम 3 आया, n इक्वल टू 3 पर डबल से एक कम ये आया। इस से लेंथ में मिल गया। वेलोसिटी क्या होता है? f टाइम लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाय लैम्डा। v लैम्डा की जगह पे वैल्यू लिखते हैं 4l बाय 1/2n-1। इसको नीचे लिखा ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं, इसका काम है केवल इसको ऑड नंबर बनाना। तो ये हम इसको ऊपर लिख देते हैं, इसका काम ही ऑड नंबर बनाना। तो v/4 है। ये फ्रीक्वेंसी आ गया क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का। यदि आप भूल जाए तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूला को याद रखें। ओके, तो ये था क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। ये सारे ये दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बांसुरी जैसा। इसमें देखिए फिर इसका लेंथ L मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इस केस में दोनों ही जगह ओपन है तो दोनों ही जगह एंटी नोड बनेंगे। यहाँ पर एंटी नोड और यहाँ पर भी एंटी नोड, मतलब एक नोड बीच में बन जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये दोनों ही नोड हो जाए बीच में एंटी नोड ना आए, ये तो ठीक से बना नहीं। कुछ ऐसे एक इसमें एंटी नोड आया,
अब एक और एंटी नोड लाते हैं, एक इधर एक इधर। इसमें एक और एंटी नोड लाते हैं, 2 3 ठो, 1 2 3। अब हम क्या करते हैं, एल यहाँ कितना है, पहले बता चुके हैं कि एक एंटी नोड और नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है λ/4, एक λ/4 2 λ/4। यहाँ पर 1 λ/4 2 λ/4 और 2 λ/4 यहाँ, सो 4 λ/4। यहाँ पर 2 λ/4 2 to 4 and 2 6 λ/4। L is equal to n λ/2, ये λ/2 1 λ/2 2 λ/2 3 λ/2 ऐसे करके चल रहा है। और तब लैम्डा इज इक्वल टू आया 2l/n, और यहाँ से वेलोसिटी लिखें v इज इक्वल टू f लैम्डा, f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा, v की जगह v, लैम्डा की जगह पर 2l टाइम्स n, n v बाय 2l। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं v बाय 2l है और n, सारे n पॉसिबल यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये था इसका डेरिवेशन। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया था, क्योंकि 2n ऊपर जाना चाहिए था, 4l 2n ऊपर नहीं जाना, 4l इसको ऊपर जाना चाहिए था, नहीं भी जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एक ही होता। एनीवे, तो ये था डेरिवेशन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि यदि ओपन ऑर्गन पाइप है तो v बाय 2l सारे हार्मोनिक्स पॉसिबल है, क्लोज्ड है तो v बाय 4l केवल ऑड हार्मोनिक पॉसिबल है। और आप यहाँ पर देखिए, जो ये ओपन है, यदि हमारा स्ट्रिंग होता है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यदि हमारा स्ट्रिंग होता है जो दोनों जगह फिक्स्ड है, तो उसके लिए ये फार्मूला चलता है, ये दोनों जगह फिक्स्ड है, ये दोनों जगह खुला है, तो जो फार्मूला इसका चल रहा है वही फार्मूला इसका चलेगा। और यहाँ पर एक जगह खुला है, तो वहाँ एक जगह जो फिक्स्ड है स्ट्रिंग है, उसका भी फार्मूला बिल्कुल सेम होगा, एक जगह फिक्स है एक जगह खुला है, इसके साथ मैच कर रहा है, तो इसका फार्मूला काम करेगा। यहाँ पर ये दोनों जगह ओपन है, यहाँ दोनों जगह फिक्स्ड है, तो ये फार्मूला काम करेगा। ये सिमेट्री है, दोनों जगह फिक्स्ड है, ये एसिमेट्री है, एक जगह केवल फिक्स है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी के यहाँ फार्मूला आप देख रहे हैं वो स्ट्रिंग में भी देख सकते हैं। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी से, ए स्फीयर इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये स्फीयर है, इसके बीच में एक डायपोल है। डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज किसी डिस्टेंस पर, और डायपोल का वैल्यू होता है क्यू टाइम्स एल, जो यहाँ पर दिया हुआ है 3 टाइम्स 10⁻⁻⁶। नहीं, डायपोल चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, ओके। एक क्यू का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है, प्लस माइनस दोनों, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, वही वैल्यू दिया हुआ है क्यू का, ओके। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है अक्रॉस द स्फीयर। ये चारों में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इससे जो इलेक्ट्रिक लाइन निकलते हैं वो किसी एरिया से होकर कितना निकल रहा है, क्लोज्ड एरिया से, जैसे इस केस में स्फीयर है, उसी का समेशन है फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर, ये वाला जो इसका एरिया वेक्टर है, सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फ्लक्स आता है। ये आपको जानना नहीं, आपको जानना ये है कि फ्लक्स निकालते कैसे हैं। एक गॉसेस लॉ से निकालते हैं। उसमें कहा गया कि फ्लक्स जो है वो क्या होता है, गॉस लॉ में कहा गया कि फ्लक्स जो है सो होता है चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस हम लेते हैं, चाहे किसी भी तरह का क्लोज सरफेस, चाहे डिपेंडिंग, ये जरूरी नहीं है कि इसे स्फीयर ही होना होगा, या कोई भी शेप का हो सकता है, आर्बिट्री शेप का हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, केवल क्लोज होना चाहिए। और ये सरफेस है, सो 3 डायमेंशनल है, ये 2D नहीं है, ये सर्किल नहीं है, ये स्फीयर है,
क्लोज सरफेस होना चाहिए, मतलब स्फीयर होगा, वॉल्यूम अंदर में रहेगा। उस केस में जो फ्लक्स उस पूरे क्लोज सरफेस से होकर गुजरता है वो कितना होता है, अंदर में जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस केस में अंदर में कितना चार्ज है, एक चार्ज है माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 0। तो फाई आई इसमें केस में फ्लक्स आया 0। अब इसी फ्लक्स से हम कभी कभी क्या करते हैं, पहले आंसर दे लेते हैं 0। इसी फ्लक्स को हम कभी कभी क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास से एक पॉइंट चार्ज है और सेंटर पर पॉइंट चार्ज है Q, और हमें यहाँ पर निकालना है कि फील्ड कितना होगा। तो हम फिर वही गॉस लॉ लगाते हैं कि जो फ्लक्स है वो होता है चार्ज इनसाइड, जो इस केस में Q है, बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखते हैं कि चार्ज से डिस्टेंस सबका सेम है, इसका मतलब फील्ड हर जगह सेम है, फील्ड हर जगह सेम है, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके एरिया से, क्योंकि हर जगह फील्ड सेम है तो उसको ये होता है ये E डॉट डी एस, राइट। ये हर जगह सेम हो गया तो केवल एरिया बच गया जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इक्वल टू आ गया Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल वाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कॉम्प्लिकेटेड हो तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ यही ध्यान देना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम हो, और उसके लिए सिमेट्री वगैरह ध्यान में रखना पड़ेगा। एनीवे, ये था क्वेश्चन गॉस लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। कंडेंसर पुराने जमाने में कंडेंसर कहते थे, अभी इसको कैपेसिटर ही कहते हैं। विथ ऑयल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दो ठो कंडक्टिंग प्लेट्स है, इसके बीच में ऑयल डाल दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2 एंड हैज कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C है। ऑयल इज रिमूव्ड, सेकंड केस में ऑयल भगा दिया। अब इसका जो है सो कैपेसिटेंस कितना होगा ये पूछ रहा है, 2C होगा, C/2 होगा, ऐसे क्या। तो यहाँ पर आप इसको बिना कोई कैलकुलेशन किए आराम से बना सकते हैं। ये कैपेसिटेंस करता क्या है, कैपेसिटेंस उसका ये डाइलेक्ट्रिक करता क्या है, डाइलेक्ट्रिक उसका कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देता है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतना टाइम से। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये C प्राइम है तो C हो जाएगा ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 का ऑयल यहाँ पर हम इसके अंदर इंसर्ट किए हुए हैं तो उसको डबल कर देगा। यदि K 10 है तो 10 टाइम्स हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता है, वो करता है उसका कैपेसिटेंस बढ़ाने का काम करता है, और किस तरह से बढ़ाता है, उतना नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर यदि C है, यहाँ पर हटा दिया है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो C प्राइम कितना हो गया, हाफ। ये ऑप्शन नंबर 4। ओके, और यदि मेथड से बनाना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो। C कितना होता है एप्सिलॉन 0 A बाय D, कांस्टेंट रहा, डाइलेक्ट्रिक है तो K, कुछ नहीं है तो 1, एयर का डाइलेक्ट्रिक 1 मानते हैं। ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में एप्सिलॉन 0 A बाय D, इसको बताना है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, C2 बाय C1, एप्सिलॉन 0 A बाय D टाइम्स एप्सिलॉन 0 A K बाय D, ये चला गया 1 बाय K, C2 बाय C1, तो C2 कितना आया, C1 बाय K, C1 कितना है C, फर्स्ट टाइम कितना है इसका कैपेसिटेंस C, और K का वैल्यू क्या है डाइलेक्ट्रिक 2, तो C2 आया C/2। तो मैथ से ऐसे बना सकते हो, नहीं तो ऐसे याद रखिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटेंस को उतना टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हटा देंगे उसको तो उतना टाइम से रिड्यूस कर देगा। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इलेक्ट्रिसिटी से है। फिर ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम पर मीटर, मैंने उसका रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, पर मीटर उसका लेंथ है 12 ओम पर मीटर, इज बेंड टू फॉर्म ए कंप्लीट सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर।
वो कितना लंबा है, 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है, 10 सेंटीमीटर। सो 20 पाई सेंटीमीटर वो लंबा है। रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर का होता है, इसको मीटर में चेंज कर लें, 20 पाई बाय 100 मीटर। सो पाई बाय 5 मीटर। 1 मीटर का जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम। तो इतना मीटर का कितना हो गया, 12 लिखना था मुझे, 12 पाई बाय 5। ओके, आगे द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी इज शोन इन द फिगर। ये दोनों पॉइंट ए बी जो है, जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, उसके बीच में कितना होगा रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप वायर बैटरी लगा सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, इक्विवेलेंट, ये पॉइंट है, इधर से बैटरी लगा दिया आपने, ये ऊपर का एक रेजिस्टेंस है और एक नीचे में रेजिस्टेंस हुआ। दोनों सेम है, जितना लेंथ ऊपर का है उतना ही लेंथ ये है, क्योंकि ये डायमीटर है। तो टोटल का कितना था रेजिस्टेंस आया, पाई बाय, नहीं ये नहीं, ये रेजिस्टेंस है ना, 12 पाई बाय 5, उसका हाफ ऊपर हो गया, यहाँ भी उतना ही हुआ। ठीक, अब दोनों सेम है और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सेम रहता है तो क्या हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका हाफ। ये दोनों सेम है तो जस्ट हाफ कर देते हैं। 12 पाई बाय 10 है, इसका हाफ हो गया, तो कितना हो गया ये, 6 पाई बाय 10। .65 ऑप्शन ए। तो इस तरह से इसको काफी आसानी से बना सकते हैं। यहां पर हम बता दें कि यदि ये दोनों सेम नहीं रहता तो आर इक्विवेलेंट जो है सो निकालते ऐसे, R1 टाइम्स R2 बाय R1 प्लस R2। ये R1 है, ये R2 है, इसके बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ऐसे निकालते हैं। और यदि 2 से ज़्यादा हो तो तब जो सिंपल फार्मूला है 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। तब इस तरह का फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 3 के लिए फार्मूला बनाइएगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो बढ़िया है कि 2 तक का याद रखिए। 2 तक यदि दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सम कर दीजिए। यदि दोनों सेम हो गया तो R टाइम्स R बाय 2R, ये R खत्म, R बाय 2 जस्ट हाफ हो गया। यदि एक तो बहुत बड़ा हो गया तो R1 जो है सो इन्फिनिटी हो गया, तो यहां से देख लीजिए 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। 1 बाय R1 मतलब इन्फिनिटी, 1 बाय R2 ये हो गया 0 प्लस 1 बाय R2। सो R इज इक्वल टू R2 हो गया। तो 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है और एक बहुत बड़ा है, इन्फिनिटी है, तो सिंपली R2 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिससे करंट बह रहा है, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो करंट जाएगा ही नहीं। करंट नहीं जाएगा तो उसको थ्रो अवे करो कीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं। तो हमारे पास केवल एक ही रेजिस्टेंस बचा R2। तो ये था क्वेश्चन रेजिस्टेंस से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये करंट कैरिंग क्लोज लूप इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये दोनों साइड सेम है, आइसोसेल्स है। ABC is placed in a uniform magnetic field acting along AB। AB की तरफ जो है सो फील्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आर्म BC, ये जो BC है इस पर कितना है, F है। अब इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो फोर्स को भी दिखाएंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। इस पर फोर्स लग रहा है F। द फोर्स ऑन द आर्म AC, इस पर कितना फोर्स लगेगा ये बताना। ठीक है, तो देखिए
पहले कि एक यदि क्लोज लूप में है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्लोज लूप वो 0 होता है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें यदि हमने क्लोज लूप को रख दिया है तो उस पर टोटल फोर्स 0 होता है। इसका मतलब है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बी प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन बी सी प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन सी ए सब मिला के 0 होता है। अब ए बी पर तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ए बी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स होता है, इसको इधर लिखते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, ये फोर्स है। यदि कोई वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। यहाँ पे एल का डायरेक्शन ए बी में है और बी का भी डायरेक्शन ए बी में है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा क्योंकि ये होता है आई एल बी साइन थीटा। दोनों यदि सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो गया, तो साइन थीटा 0 तो वो 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया। एफ बी सी दिया है, एफ है, एफ सी हमें निकालने के लिए बोला, तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो माइनस एफ, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते हैं आप, यदि आपको नहीं याद है कि एक क्लोज लूप जो करंट कैरिंग क्लोज लूप जो है उसका उस पर एक्टिंग फोर्स 0 होता है इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यदि यूनिफॉर्म नहीं रहा तो नहीं होगा, यूनिफॉर्म लिखो। तो दूसरा तरीका ये है कि हम जस्ट कैलकुलेट कर लें सी ए पर बोले निकालने के लिए, पी सी ए, राइट। तो सीधे फोर्स निकाल देते हैं। सी ए पर जो है कितना लगेगा, आई एल क्रॉस बी, आई ए करंट है, एल ए सी ए हुआ, बी साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल बताइए। ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बी इस डायरेक्शन में है और सी ए इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल हुआ। और वो एंगल कितना है, पहले तो 90 डिग्री प्लस ए एंगल 180 पाई माइनस ए वाला एंगल अल्फा, मतलब आई सी ए बी साइन अल्फा। अब देखिए आई भी यहां लिख लिए और सी ए साइन अल्फा को क्या कर सकते हैं, एक साथ लिखते हैं। सी ए साइन अल्फा क्या होगा, ये सी ए साइन अल्फा वो ए बी हो गया, सी ए साइन अल्फा ए बी हो गया। कोई भी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये एल है, ये एंगल अल्फा है, तो इसका एडजेसेंट वाला जो है वैल्यू होता है एल कॉस अल्फा, और जो थर्ड बच गया वो होता है एल साइन अल्फा। यहाँ पर एंगल ये है एल कॉस अल्फा, मतलब ए सी कॉस अल्फा, और ये है साइन अल्फा, ए सी साइन अल्फा, वही मैंने लिखा ए। और तो यहाँ पर ए बी आ गया, लेकिन इस पर जो फोर्स एफ है वो कितना है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दोनों सेम है। ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं बी सी, फोर्स लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। और इस पर जो फोर्स लग रहा है बी सी पर, वो फोर्स कितना होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन बी सी वो होगा आई एल बी, यही फॉर्मूला है ना, आई एल क्रॉस बी। आई एल की जगह बी सी और बी की जगह बी, और दोनों के बीच का एंगल, एल इधर है बी इधर है तो 90 डिग्री, आई बी सी बी, वही तो यहाँ बी, मतलब जो फोर्स इस पर लग रहा था वही उतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा। डायरेक्शन, अब यहाँ पर राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे तो एल इस डायरेक्शन में है और बी की तरफ हम अपना चारों फिंगर्स को बी सी की ओर अलोंग करेंगे, और बी मतलब ए बी के डायरेक्शन में हम उसे कर्ल करेंगे तो डाउनवर्ड मिलेगा यहाँ पर फोर्स, मुझे नीचे करंट इधर से आके इधर जाएगा
देखें AC में जो करंट जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, AC CA की तरफ हम अपना चारों फिंगर को रखेंगे और उसको कर्ल करेंगे AB की तरफ। L मतलब CA की तरफ रख लिए, उसको B की तरफ कर्ल कर रहे हैं। अप, यहाँ पर अप आया, आपको ऐसे दिखाते हैं, तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पर हम ऑपोजिट दे देते हैं -F। तो इससे भी ऐसे निकल आया। यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती किया, ये F मैंने इधर दिखाया, एक्चुअली ये इधर नहीं है, वो नीचे है, नीचे है, उसके लिए बेहतर तरीका दिखाने का होता है ऐसे। तो इस तरह से आप इससे निकाल सकते हैं। बेस्ट तरीका तो मेथड ये है कि एक क्लोज लूप जो है उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है और उससे आप निकाल सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का इसे इंडिकेट करते हैं ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज इक्वल टू 1/T या ऐसे C/T कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये तो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंट करके क्यूरी ने पाया कि ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का वो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ T मस्ट बी केल्विन। तो ये हो गया आपसे। बाद में जो थ्योरी बनाया गया उसमें देखा गया कि एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट है तो कोई ना थ्योरी को उसे दिखाना पड़ेगा, यदि थ्योरी उसे नहीं दिखा पाएगा तो थ्योरी को उठाकर फेंक दिया जाएगा डस्टबिन में। तो ये तो क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। यदि मटेरियल पैरामैग्नेटिक नहीं होकर फेरोमैग्नेटिक हो तो फेरोमैग्नेटिक हो मटेरियल तो क्यूरीज लॉ क्या हो जाएगा? पहले क्यूरीज लॉ नहीं लगेगा वहां पर, क्यूरीज लॉ केवल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में लगता है। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या क्यूरीज लॉ नहीं लगेगा? वो तभी लगेगा जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाए पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यदि टेम्परेचर बढ़ाने लगेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद वो फेरोमैग्नेटिक नहीं रह जाता, वो बन जाता है पैरामैग्नेटिक, और तब वहां पर AC लगेगा। उस टेम्परेचर को मान लीजिए हम कहते हैं T0, जिसको क्यूरी टेम्परेचर भी कहते हैं। तो मान लीजिए यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये टेम्परेचर हमारा है T0। इस टेम्परेचर के बाद में इधर ये बन गया पैरामैग्नेट, और इधर जो है फेरोमैग्नेट है। यहां से मान लीजिए हमारा टेम्परेचर ये है T, तो ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का वहां काम करेगा सम कांस्टेंट T माइनस T प्राइम। ये जितना डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा इसका ससेप्टिबिलिटी। ये जितना ज़्यादा होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और इधर तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि इधर काम नहीं करता। तो यह है फेरोमैग्नेटिक के लिए इस तरह का फॉर्मूला, इसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। वो टेम्परेचर जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है बन जाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with a constant angular velocity of 10 radian per second. Okay, इसका दिया है angular speed 10 radian per second in a region of magnetic field 0.1 Tesla which is perpendicular to the plane of wheel. ये हम दिखा रहे हैं, ये जो हमारा व्हील है वो स्क्रीन के प्लेन में है, और जब हम क्रॉस करके जो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं वो अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर है स्क्रीन के और अंदर जा रहा है। ठीक है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेटेड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग इज, एक स्पोक है और इस स्पोक में जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, उसका वैल्यू कितना होगा ये पूछ रहा है। राइट। तो आपको पता है कि यदि इस तरह का यदि मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक वायर को ले लेते हैं और उसे मूव करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है जिसको बोलते हैं BVL। L भी जो है सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होना चाहिए और L और V ये दोनों ही B पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ भी वैसे ही कुछ होगा ना, यहाँ भी वैसे ही होगा। और यहाँ पर कितना होगा ये सोच लीजिए कि ये भी एक वायर है। पहले हम फार्मूला बता देते हैं, आप इस फार्मूला को आपको तो याद रखना चाहिए।
इस केस में जब रोटेट करता है तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है वो होता है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। बी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है और आर इसका रेडियस है। तो यहाँ पर कितना आ गया देख लीजिए, 0.1 टेस्ला, सबके वैल्यू रखते जाते हैं। ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड, रेडियस 0.5 मीटर, ओके, हाफ मीटर, स्क्वायर कर दिए बाय 2। ये दोनों मिलकर 1 हो गया बाय 8, 1/8 मतलब 0.125 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 2। अब हम आपको बताते हैं कि फार्मूला आता कहाँ से है। ये फार्मूला जो है सो थोड़ा सा कैलकुलस लगेगा। ये सेंटर है और ये इसका स्पोक है। इतना डिस्टेंस में जो है इस पर मैग्नेटिक फील्ड है जगह। ये जो डिस्टेंस है x पर, एक विड्थ लेते हैं dx, ये किधर मूव कर रहा है, इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और वेलोसिटी और ये दोनों ही इस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम समझ सकते हैं कि छोटा सा रॉड है, जैसे आपको मैंने बताया कि इसमें यदि कोई रॉड मूव करता है इधर तो जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो होता है BVL। ये L इसका लेंथ है, V इसका वेलोसिटी है और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसी के जैसे हम समझ सकते हैं कि बहुत छोटा लेंगे, उसमें जो जनरेट हुआ है DE को लेंगे, वो होता है D कितना होता है उसी हिसाब से B वेलोसिटी यहाँ पर कितना है, इसका एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा है, तो लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा ओमेगा R। इस केस में x, ओमेगा टाइम्स यहाँ से कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर ओमेगा R, यहाँ पर ओमेगा x, यहाँ पर 0, यहाँ पर यदि 2x है तो ओमेगा टाइम्स 2x लीनियर वेलोसिटी ओमेगा x। ये हो गया वेलोसिटी VL। और L लेंथ कितना है इस रॉड का dx। तो यदि हम इसे इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ तो हमें टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाएगा। और ये है B ओमेगा कांस्टेंट है, x dx, x जा रहा है 0 से R तक। ये कलर दिखेगा कि नहीं पता नहीं। B ओमेगा, इसको कीजिए R स्क्वायर बाय 2, यही फॉर्मूला है यहाँ। एनीवे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In an electromagnetic wave in free space, the root mean square value of the electric field is ERMS is equal to 6 volt per meter. The peak value of the magnetic field. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो तरह के फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों कपल्ड होते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं रहते, ये कपल्ड होते हैं। मान लीजिए इधर लाइट चल रहा है या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, क्यों लाइट नहीं, रेडियो वेव भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, माइक्रोवेव भी है, एक्सरे भी है, गामा रेज भी है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसको मान लीजिए जेड कहते हैं डायरेक्शन से, और इधर जो है सो फील्ड रेडिएशन चल रहा है, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन से। और यदि एक्स एक्सिस जो है ये हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस मान लेते हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर। आप ई को बी से क्रॉस कीजिए, ये आपको देगा डायरेक्शंस, ये देगा डायरेक्शन आपको फील्ड का, जेड में आएगा, एक्स क्रॉस वाई आपको पता है, जे आई क्रॉस जे क्या होता है कि इधर कर लेते, अपना फिंगर रखिए एक्स की तरफ, वाई की तरफ कर कीजिए, ये थंब जो है वो दिखाएगा along जेड एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, और ये दिखा रहा है कि कितना लाइट, कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, मतलब इंटेंसिटी। एनीवे, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन है कि उसने
ये RMS दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है RMS वैल्यू, और वही RMS पीक वैल्यू पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये दोनों कपल्ड हैं, इसका मतलब एक पता है तो दूसरा पता हो जाएगा। तो B कितना होता है? B होता है E/c। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो B हमें पता करना है, B हमें नहीं पता करना, हमें पता करना है B पीक वैल्यू। तो यहां भी पीक करना पड़ेगा, और पीक और RMS में क्या रिलेशन है? ये जो RMS होता है वो पीक का 1/√2 होता है। उल्टा लिख दिया ना, पीक तो ज्यादा होता है, RMS कम होता है। वो तो ठीक तरीका है, RMS कम होता है इसलिए स्क्वायर रूट से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ई पीक कितना हो गया? यहां से देख सकते हैं ERMS √2 टाइम्स ERMS बाय C। वैल्यू रख दीजिए और आपको आंसर आ जाएगा 6 वोल्ट पर मीटर है। √2 टाइम्स 6 वोल्ट पर मीटर, और यहाँ पर लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2 √2 टाइम्स 10⁻⁻8 मैग्नेटिक फील्ड का जो है टेस्ला यूनिट। 2 टाइम्स √2 कितना हो गया? 2 टाइम्स 1.414, 2.8 28 10⁻⁻8 टेस्ला। यही आंसर हो गया, 2.83 × 10⁻⁸ टेस्ला, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर बस आपको इतना भी याद रखना पड़ेगा कि B E/c होता है, और ये भी आप याद रख लीजिए कि C 1/√/ε0 होता है। म्यू परमिबिलिटी है, नॉट का मतलब स्पेस का, और ε0 ये भी परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन का मतलब नॉट का मतलब स्पेस का परमिएबिलिटी, स्पेस का परमिटिविटी। इस तरह से रिलेशन है C का, और B का रिलेशन है इस तरह से E/c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, फिर वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आए, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग द Z एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। ये तो मैंने इसको पहले ही बता दिया कि A क्रॉस B जो है यही देता है डायरेक्शन S का। ये लाइट या रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है। A को B से हम जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें इसका डायरेक्शन मिलेगा। तो किस केस में मिलेगा? Z एक्सिस मिलना चाहिए, इधर K मिल रहा है तो ये I क्रॉस J ही होगा, और दूसरा कोई तो ऑप्शन है नहीं, यूनिक है ये। I क्रॉस J, E I B J, ऑप्शन नंबर 4, ये ठीक है। बाकी कोई भी इस पर काम नहीं करेगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, पहले B नहीं होना चाहिए। यहाँ पर K क्रॉस J I माइनस J क्रॉस J वो तो 0, J क्रॉस K वो I, यहाँ तो Z में है, यही केवल Z देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइट से है। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन ए राइट एंगल प्रिज्म। यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द अबव रेड, ग्रीन एंड ब्लू वेवलेंथ्स आर 1.39 and 1.44, 1.47 respectively. The prism will separate the blue color part from the red and green color, और क्या होगा, कौन सेपरेट होगा कौन सेपरेट नहीं होगा। देखिए इसमें जो कलर्स हैं, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कलर पर डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। A + B/λ², कुछ इस तरह से। लैम्डा सभी डिफरेंट कलर का डिफरेंट है, इसलिए म्यू भी इसका डिफरेंट होगा। जिसका लैम्डा कम होगा उसका म्यू ज़्यादा होगा। देख लीजिए लैम्डा किसका कम है, लैम्डा कम का मतलब एनर्जी ज़्यादा, ब्लू का एनर्जी ज़्यादा है। इसका लैम्डा कम है तो इसका म्यू ज़्यादा होगा। देखिए म्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पर सवाल है कि कौन सेपरेट होगा, कैसे सेपरेट होगा कि नहीं होगा, ये देखना है।
तीनों कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ये देखिए नॉर्मली यहाँ फॉल कर रहा है, उसने बोला भी है नॉर्मली फॉल कर रहा है, कम से कम दिखा दिया है यहाँ पर, तो हमें सोचना नहीं है। ये इधर से जाएगा, ये जीरो, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये दोनों ही सेम है, ये नॉर्मल भी है और इंसिडेंट रे भी है। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो कोई इसमें डेविएशन नहीं होगा, यहाँ आ गया। अब यहाँ आने के बाद में दो बातें हो सकती है, या तो इधर रिफ्लेक्ट करे या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करे। यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ये इधर जस्ट इसके पैरेलल जाएगा। क्यों? ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हुआ, क्योंकि 90 डिग्री है, और ये 90 है तो ये हो गया 45 डिग्री। इसका मतलब ए वाला एंगल जो है सो 45 डिग्री है। सो इस AC पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है सो 45 डिग्री है, इसका नाम देते हैं R। तो R जो है सो 45 डिग्री है, नहीं R ने उसको I ही कहते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ बता दिए को एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, AC पर जो है हम देख रहे हैं 45 डिग्री है। यदि ये रिफ्लेक्शन हुआ तो वह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों ही 45 डिग्री होगा, और ये दोनों 45 हुआ तो 90 डिग्री हो गया, तो इसके पैरेलल हो जाएगा, ये ऑलरेडी 90 है, तो सीधे इधर से वर्टिकली नीचे उतर आएगा। और फिर यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, सीधे ऐसे चला जाएगा, कोई टर्निंग नहीं। और यदि कोई टर्निंग नहीं हो रहा है, कोई डिविएशन नहीं आ रहा है, तो डिस्पर्सन कहाँ से आएगा? डिस्पर्सन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ कलर कहाँ से आएगा? प्रिज्म जो है सो कलर को स्प्लिट करता है ना, वो इसलिए स्प्लिट करता है कि डेविएशन डिफरेंट कलर का डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 है तो सीधे निकल गया, डेविएशन नहीं हुआ, तो ये कलर यहाँ स्प्लिट नहीं करेगा। जैसे यहाँ भी कलर स्प्लिट नहीं किया, तीनों कलर इसमें है, तीनों आ गया, तीनों इधर से निकल गया यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यदि कलर अलग हो रहा है, इसका मतलब कोई लाइट का कलर लाइट जो है सो रिफ्रैक्ट कर रहा है, तो जो रिफ्रैक्ट कर रहा है वो इन दोनों से अलग हो जाएगा। अब देखना है कि कौन रिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री। यदि ये 45 डिग्री जो है थीटा सी से ज़्यादा है, थीटा सी एंगल क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, तब जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और थीटा सी कितना होता है? थीटा सी होता है साइन थीटा सी होता है 1/μ। तो म्यू कितना आ गया? यदि हमारा मान लीजिए थीटा सी 45 डिग्री है, मिनिमम ले लेते हैं अभी, 45 जो है थीटा सी से ज़्यादा है, राइट। हम थीटा सी यदि मान लीजिए 45 डिग्री है तो म्यू कितना आएगा? 1/sin 45 डिग्री, 1/√2 मतलब √2 1.414। यदि म्यू का वैल्यू 1.414 है तो उस कलर के लिए थीटा सी जो है सो 45 डिग्री होगा। इसका मतलब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा, मतलब वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो कौन कौन रिफ्लेक्ट नहीं करेगा? जिसका म्यू का वैल्यू 1.414 से ज़्यादा है। देखिए ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगा तभी इधर आएगा, क्योंकि म्यू यदि ज़्यादा है, यहाँ से देख सकते हैं, तो थीटा सी कम है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री है, और जिसका म्यू √2 से ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल 45 से कम है, 40 डिग्री है, तब तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होना ही है। तो कौन सा कलर है जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा? वो सारे कलर जिसका म्यू का वैल्यू √2 से ज़्यादा है, ये दोनों, इधर से भी ब्लू और ग्रीन, हाँ, ये दोनों ही का ज़्यादा है, ये दोनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, सीधे ऐसे निकला है। ये मत सोचिए 3 कलर अलग अलग आ रहा है, ये सब मिक्स रहते हैं। व्हाइट कलर में, व्हाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं, एटलीस्ट 7 तो हम लोग देखते हैं ना स्पेक्ट्रम में, ये जो प्रिज्म से होता है या रेनबो में। और एक बच गया ये रेड वाला, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका मतलब है कि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं देगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देने के लिए
म्यू को कम से कम 1.414 होना चाहिए फॉर दिस एंगल। अभी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री उसके लिए, तो ये नहीं देगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रेड इधर आ गया, ब्लू और ग्रीन इधर आ गया, तो आंसर होगा सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से 30 तक बताएंगे। थैंक यू।